नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की हमारी चर्चा का विषय है नक्सली हमले, समस्या और समाधान। शनिवार को छत्तीसगढ़ के जंगल फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। घात लगाकर किए गए नक्सलियों के इस हमले में सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के 23 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों पर यह हमला नक्सलियों ने पूरी योजना के साथ किया। यह हमला उस वक्त हुआ जब सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ के ये जो जवान थे, जो तकरीबन 2000 से अधिक की संख्या में थे, नक्सली कमांडर हिडम्मा की इलाके में मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। ताज़ा घटना के बाद से नक्सलवाद से जुड़े कई सवाल जो हैं एक बार फिर से जहन में कौंध गए हैं। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके में 1967 में जब नक्सली आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब इसे सामाजिक आर्थिक विषमताओं के खिलाफ आंदोलन कहा गया। समय के साथ आंदोलन की चिंगारियां कई और राज्यों में फैलकर लावा बन गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के करीब 90 जिले नक्सल प्रभावित हैं। लेकिन देश में नक्सल प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा पीड़ित है। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से करीब 14 जिले नक्सल प्रभावित हैं। पिछले 3 दशक से यहां पे नक्सलवाद ने अपनी जड़ें जमा कर रखी हैं। पुलिस और सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ साझा रणनीति बनाकर अभियान चला रहे हैं, जिसके कई बार सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, सफलता मिली है, लेकिन नक्सली हिंसक वारदातें करने से बाज नहीं आ रहे। आज की चर्चा में आज बात होगी नक्सली हमले, इस समस्या की और इससे जुड़े समाधान की। 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपसे उनका परिचय करवा दूं। आरवीएस मणि हैं मेरे साथ, पूर्व अवर सचिव हैं आप, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत है सर आपका। साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल हैं अश्विनी कुमार सिवाच, आप रणनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत संसद टीवी में। चर्चा की शुरुआत मणि सर मैं आपसे करना चाहूंगी। जो हालिया हमला हुआ है, निश्चित रूप से एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी है कि नक्सल के खिलाफ जो लगातार 2015 में जो एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, उसके खिलाफ जो लगातार आंदोलन चल रहे थे, साथ ही जो सरकार की कोशिशें थी नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने की, क्या लगता है कि हम उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए? इस ताज़ा हमले पर मैं चाहूंगी सबसे पहले आपकी टिप्पणी। मैं अपने जो इस संवाद का पक्ष श्री गणेश करने से पहले वो जितने भी वीरगति प्राप्त सैनिक हैं उनके लिए शत शत मेरा नमन। इस संदर्भ में यह भी जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि ये आवश्यक है कि ये बहुत गंभीर स्थिति है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ये निस्संदेह है। परंतु पिछले 7 साल में नक्सली हमलों का क्रम जो है 65% नीचे आई है और ये एक उनमें से जो है जो 2014, 2013 और 2000 के तुलना में अगर 2021 में अभी तक 2020 तक 65% नक्सलवाद कम हुआ है और कई जिलों को नक्सलवादी से मुक्त किया गया है। ये एक तत्व है। ये आप किसी भी सरकारी चैनल से इसका कंफर्मेशन कर सकते हैं। ये तो बात पहली बात हो। तो इसलिए जितना इसमें हो हल्ला हो रहा है ये उचित है, कितना सीमा तक उचित है इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कुछ राजनीति भी खेली जा रही है इसके ऊपर। ये मेरा पहला प्रश्न। परंतु जरूरी है, यह आवश्यक है कि नक्सल एक बहुत बड़ी चुनौती करके हमारे सामने आई है, देश के सामने आई है। और आज तक नक्सल को जिस हिसाब से इसका सामना किया गया है, इसके प्रतिशोध में हमने अपना जो स्ट्रैटेजीज बनाई है, वो एक लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से बनाई गई है, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से। परंतु आज जो इधर जो सुकमा में जो बात सामने आई है, उनके संख्या इतनी ज़्यादा थी कि एक तरीके का युद्ध की परिस्थिति बन चुकी है। और अभी देखिए नक्सल, बाकी आपने ठीक कहा था
कि कभी 90 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले हुआ करता था, पर कई जिलों में नक्सलवाद काफ़ी कुछ तक ख़त्म हो चुका है। कुछ छत्तीसगढ़ के जिलों में, कुछ पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों में, उड़ीसा के कुछ और इन्हीं जगह सीमित रह चुके हैं। गढ़चिरौली में इनका काफ़ी फीडबैक होता है। तो इस संदर्भ में आप देखिए कि काफ़ी कंट्रोल हमने ले लिया है, काफ़ी हमने कंट्रोल कर लिया है, परंतु इनमें से जो अग्रेशन है वो एकाकृत हो गई है, क्योंकि पहले फैली हुई थी, इसलिए वो सारे जितने नक्सल बच गए थे वो सारे इकट्ठे होकर एक जगह करके हमला करते हैं। ये एक तरीके का युद्ध है। इसमें मैं कुछ समाधान रखना चाहता हूँ। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से इसको ना लें, इसके सामना एक युद्ध के दौर से किया जाए, इसके ये बहुत ज़रूरी है जी। जो सीआरपीएफ के जवान जो वीर गति प्राप्त, अन्य सुरक्षा बलों के जवान जो वीर गति प्राप्त किए, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि उनका नेतृत्व आज के जो संविधान का प्रावधान के अंदर से जो नेतृत्व होती है वो स्टेट पुलिस करती है, और इस वजह क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। अगर इसी को अगर हम मैं कई बार कह रहा हूँ कि टेररिज्म, आतंकवाद, नक्सलवाद और मिलिटेंसी वगैरह को, अगर उग्रवाद वगैरह को अगर हम एक स्पेशल प्रोविज़न करके संविधान में संशोधन करेंगे, और उसको जो सूची 7 है संविधान में, जो शेड्यूल 7 है, उसमें केंद्र सूची में लाएं, यूनियन लिस्ट में लाएं, तो उसमें केंद्र को भी बल मिलेगा। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए, पहले एनआईए से पहले हमारे पास जांच भी राज्य सरकार के पास होती थी। आज एनआईए को जब भी आतंकवादी होते हैं, हमने एक एजेंसी बनाई है जो आतंकवादी हमले होने के बाद उसकी जांच करेगी, परंतु ये उसको रोकने के लिए एक तरीके का एक फोर्स ऐसा बना दे। जरूरी नहीं है सीआरपीएफ कोई नया फोर्स का भी, सुरक्षा बल का भी गठन किया जा सकता है या कोई भी हो, परंतु ये एक लीगल तरीके से एक जरूरी बात है जी। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कई स्टेट गवर्नमेंट के भी काफ़ी और सीआरपीएफ के भी काफ़ी लोग हमारे बहुत उच्च तरीके के प्रशिक्षण पाते हैं, और उस प्रशिक्षण के बाद उनको वो नक्सल जैसे चुनौती भरी जगह पे नियुक्ति नहीं करते, और उनको वीआईपी सिक्योरिटी जैसे जगह पे नियुक्ति की जाती है। ये भी एक चीज़ रखना चाहिए कि जो भी प्रशिक्षण होगा उसके बाद 2 साल उसी प्रशिक्षण का जो फल लेते हुए उसकी नियुक्ति का निर्णय होना चाहिए। बिल्कुल, ये दूसरी बात है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगी। चूंकि हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी कुमार भी हैं, उनका भी हम इस पर रुख जान लें। आगे चर्चा जारी रहेगी आपसे। अश्विनी कुमार जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है जो बातें मणि सर ने उठाई, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सरकार की कोशिशों, साझा कोशिशों से राज्य और केंद्र सरकार की तमाम तरह के ऑपरेशंस जो चलाए गए, जो इजाफा था पहले बहुत ज़्यादा, वो उसका ग्राफ जो है वो नीचे आया है, लेकिन जो हालिया घटना हुई है उसने चिंता की लकीरें जो हैं एक बार फिर से माथे पर खींच दी हैं। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या वजह आप मान रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो नक्सली वारदातें हैं वो थम नहीं रही, छिटपुट होती हैं, लेकिन जो हालिया घटना है वो एक बड़ी घटना हो गई। रेड कॉरिडोर में नक्सल इफेक्टेड एरिया में, इसमें कोई दो राय नहीं कि नक्सल इफेक्टेड एरिया जो 1967 में स्टार्ट हुआ था, एक स्ट्रेटजी बनाई थी भारत की सरकार ने, उसको कई हद तक इसको रिजोल्व किया है। जैसे बताया जा रहा है कि 150-200 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट थे, आज ये घट के करीब 15-20 डिस्ट्रिक्ट में रह गया है। और ये क्योंकि मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी करके हम गए थे, उसके अंदर ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, वहां पर डेवलपमेंट की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। लोग समझते थे कि उनके रिसोर्सेज जो हैं एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, जमीनें नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, रोड नहीं थी, तो एक प्रकार डेवलपमेंट की भी प्रॉब्लम थी। इसलिए इसको जो ये नक्सल थे लोगों को एक प्रकार से भगा सके, मगर वो धीरे धीरे कम हुआ, और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन थे वो भी सक्सेसफुल है। मगर ये ऑपरेशन जो थे स्टेट लेवल पे थे, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मैं इसलिए बता रहा हूं ये JNK और नॉर्थ ईस्ट, और फिर ये क्योंकि इनकी तुलना करके ही आप किसी नतीजे में पहुंच सकते हैं। जैसे वहां पर एक है यूनिफाइड कमांड, यूनिफाइड कमांड को सबसे पहले टेस्ट किया गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, असम के अंदर यूनिफाइड कमांड बनी, जिसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर थे वो ओवरऑल कमांडर थे, और सभी
दल जो इसके अंदर आर्मी भी थी, आपकी पैरामिलिट्री भी थी, इंटेलिजेंस एजेंसी भी थी और आपकी कम्युनिकेशन चैनल के साधन भी, उनको मिला के एक स्ट्रेटजी बनाई जाती थी। वो जो स्ट्रेटजी है फिर हमने अपना जम्मू और कश्मीर में भी उसको फॉलो किया और बाकी काफी हद तक उसमें हमें सक्सेस मिले, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड एक प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी है। वो जरूरत है आपको नक्सल एरिया में। वो क्यों? क्योंकि ये 10-11 जो स्टेट्स हैं, ये हमने स्टेट को छोड़ दिया है जिस प्रकार से वो कार्रवाई करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर स्टेट ने बहुत अच्छा काम किया और 2003 से लेकर 2006 तक उन्होंने जो अपना पुलिस को मॉडर्नाइज करके किसी हद तक नक्सल की प्रॉब्लम आंध्र में नहीं रही। मगर यह कहना भी गलत होगा, ठीक नहीं होगा कि वहां से प्रॉब्लम दूर होगी, क्योंकि वहां से जो नक्सल थे वो दूसरे इलाकों में चले गए और छत्तीसगढ़ में यह प्रॉब्लम बढ़ती गई। हुआ क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नक्सल उठाते हैं इस्तेमाल इंटर स्टेट बाउंड्री का, जहां पर पता है इनको कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, अलग अलग पुलिस फोर्स है, सेंट्रल पुलिस फोर्स के साथ उनका तालमेल नहीं होता, मॉडर्नाइजेशन में कमी है और कहीं ना कहीं ऑपरेशन लेवल पे जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसमें कमी है। उसको पूरा करने के लिए 4-5 तरीके हैं। एक तो ये सारा इलाका माओइस्ट इन्फेक्टेड एरिया मान के यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए जो कि स्ट्रेटेजिकली इसके ऊपर लड़े। सेकंड थिंग है, आपको मॉडर्नाइज करनी पड़ेगी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज, आपके सीआरपीएफ, आपकी जो स्टेट पुलिस है जो इसमें लड़ रही है, एसटीएफ है और आपके जो बाकी दस्ते हैं। इसके बाद आपको क्या होगा कि आपको मॉडर्नाइज हथियार देने हैं और इन इलाकों में आपने सड़कें पहुंचानी है, क्योंकि जब तक ये सड़कें नहीं पहुंचती प्रॉब्लम रहती है, डेवलपमेंट आनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अव्वल दर्जे का होना चाहिए। ड्रोन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है आज की तारीख में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए, आपको एयरफोर्स का इस्तेमाल करें कैच इवैक के लिए। अगर आप इस जो एक्शन हुआ है उससे कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको यह दिखेगा कि आपके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन थी 4 से 5 दिन पहले कि हिडमा जो एक नक्सल का कमांडर है जो कि सुकमा के अंदर भी इन्वॉल्व था, 2017 में 25 सीआरपीएफ वीर गति हुए थे, वो कहीं ना कहीं बीजापुर में देखा गया था और जिसके ऊपर 25 लाख का प्राइज मनी है। मगर फिर भी हम गलती कर गए क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन थी वो कहीं ना कहीं नक्सल के पास पहुंच गई और नक्सल ने पहले ही अम्बुश लगा के यू शेप में अम्बुश लगाया था। तो ऐसे में हमने कहीं ना कहीं ये है कि हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ओवरग्राउंड वर्कर जो है नक्सल के वो ज्यादा इफेक्टिव हैं, वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपकी पास कर देते हैं और उसके बाद उनके पास असला बहुत अच्छा है। अभी उनके पास एलएमजी भी है, उनके पास यूपीजीएल भी है, रॉकेट लॉन्चर भी है और उनके पास AK-47 और AK-56 जैसे आधुनिक हथियार भी हैं। वो हथियार या तो उन्होंने जब वो पुलिस से मुठभेड़ में लिए या उनको कहीं ना कहीं चीन के और आईएसआई से भी मिले और ऐसे में इनके पास फंडिंग बहुत हो रही है एनजीओ के थ्रू। ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं उन पे एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि अपना लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति को मानते हुए कोर्ट्स भी उनको एक प्रकार से बहुत नरमी से पेश आते हैं। तो वो भी एक जरूरी है कि ये नक्सल का बढ़ावा है क्योंकि ये फंड बहुत आ रहा है एनजीओ के थ्रू फॉरेन कंट्री से। तो अभी मैं यही कहूंगा एक नई स्ट्रेटेजी के साथ हमें जाना चाहिए क्योंकि जब ये 23 सीआरपीएफ के वीर जवानों को वीर गति होती है तो बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसको आप समझ लें कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे को पूरा करने के लिए हमें अपनी नई योजना बनानी पड़ेगी क्योंकि ये योजना हमारी सक्सेस नहीं चल रही। जो लास्ट 2-3 साल में हम इतना बड़ा काम नहीं कर पा रहे क्योंकि नक्सल ने अपनी जो स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। उनको मालूम है कि आप कैसे ऑपरेट करते हैं, वो पहले ही आपकी वेट कर रहे होते हैं। ये हादसा जो हुआ है ये दिखलाता है आज को आपकी जो स्ट्रेटेजी है उससे काम नहीं चलेगा, आपको अपनी टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत पर आप जो है वो जोर दे रहे हैं। आपका रुख करूंगी अश्विनी सिवाच जी में, लेकिन इससे पहले मणि सर का भी मैं इस पे टिप्पणी चाहूंगी। जो कंसर्न्स जो हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच ने उठाए हैं, सर आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि चूंकि हम देख रहे हैं कि नक्सली जो हैं अब आतंकवादियों से भी मिल रहे हैं, उनको फंडिंग हो रही है बाहर से, ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी वो एक बड़ा खतरा
बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है इस बात की कि अब एक राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि राज्य सरकारें तो अपने लेवल पर निपट रही हैं, लेकिन केंद्र सरकारों का उसमें किस तरीके से दोनों का सामंजस्य हो और एक नई स्ट्रैटेजी बनाए जाने की ज़रूरत है। इस पर अवश्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही समय सीमा के हिसाब से बहुत ही जल्दी होनी चाहिए, तत्काल तरीके से इसको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। उसी संदर्भ में दो तरीके हैं। एक तो आज तक या अमूमन पिछले कुछ साल तक एक ये जो नक्सली जो समस्या है, इसको सिर्फ होम मिनिस्ट्री की समस्या पहचानी जाती है, बाकी मंत्रालयों को भी इसमें लेना चाहिए। जैसे ये जो भ्रम फैलाते हैं उसके विरुद्ध में हमारे INB मिनिस्ट्री भी इंफॉर्मेशन ठीक से डिसेमिनेट करें। डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी है जो अंदर अंदर तक भारत सरकार की बात पहुंचाती है, उनको और भी बलपूर्वक करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे अत्याधुनिक जो उनके पास शस्त्र हैं, उन शस्त्रों का भी हमें एंटी करने के लिए, काउंटर करने के लिए हमारे अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी तरीके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अंदर आना चाहिए। उनको भी इनके साथ और न केवल आना चाहिए, उनके साथ सारे मंत्रियों का, सारे मंत्रालयों का एक समन्वय भी बहुत जरूरी है, ताकि ये फिर अन्य हमारे जो जितने योजना हैं प्रधानमंत्री के, बहुत अच्छे योजना, कुशल भारत, कौशल भारत, आयुष्मान भारत और अन्य कई योजनाएं हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट में इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया था। मैंने इस संदर्भ में एक अच्छा लेख लिखा था, समस्या से समाधान तक। प्रधानमंत्री ने कहा समस्या से समर्थन तक, उसको आगे ले जाते हुए हमने एक लेख लिखा था 2018 में। उसमें विशेष तौर पे 3 मंत्रियों का योगदान, बहुत उन तत्कालीन मंत्रियों का योगदान, अभी भी वो मंत्री हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। पहले तो जो उनके साथ जो प्यार मोहब्बत का उनका जो ट्रस्ट जीतने के लिए जो रिजिजू साहब ने काफ़ी योगदान दिया, तत्पश्चात इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बहुत कुछ किया। तत्पश्चात जो लाइवलीहुड इश्यू है, जो एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज़ हैं, उसमें माननीय स्मृति ईरानी जी ने बहुत कुछ काम किया। जो उसमें क्या था कि जैसे मणिपुर में हर घर में एक हैंडलूम है, उसको हैंडलूम को पहले धागा नहीं मिलता था, स्मृति जी ने एक तरीके का उनको धागा पहुँचाया। एक ई धागा कह के एक स्कीम लाके ऐप बेस्ड ई धागा पहुँचाने का, इंडेंट करने का तरीका होता है। इसी तरीके के इन्हीं अनुभवों को आगे ले जाते हुए अन्य केंद्रीय मंत्रालय भी इस दिशा में काम करें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये उनकी अचीवमेंट है, उन्होंने किया हुआ है, ये वाकई ग्राउंड में है। जैसे टसर सिल्क की जो है या अन्य जो वहाँ पर भी काफ़ी सिल्क का काम करते हैं। स्मृति जी ने कुछ काम किया है, वो थाई रीलिंग से जो सिल्क होता है, रेशम होता है, उसको उन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया है, बुनियाद मशीन वगैरह बना के बांटा है। परंतु अन्य जो व्यवसाय हैं उनके लिए भी लेबर मिनिस्ट्री हो या स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, अंदर घुसे उनका जो लाइवलीहुड को, उनका अगर ठीक से खाना वगैरह का आता रहे और साथ में उनको आवास मिले और उनको आयुष मतलब स्वास्थ्य का समस्याओं का समाधान हो, तो ये जो भ्रम होने की बात है ये वैसे ही कम हो जाएगी। क्योंकि इसका आप छत्तीसगढ़ में मूल रूप से देखेंगे तो ये बाइलडिला जो प्लांट है उसके माइंस के वजह से, NMDC के माइंस के वजह से आरंभ हुआ था। उसके बाद डाकिनी और शाकिनी 2 नदियाँ के ऊपर काफ़ी कुछ टॉक्सिन्स फेंके गए थे। उसके बाद वहाँ के लोगों ने कुछ नहीं किया, वहीं से, और उनका जो पीने का पानी का बहुत बड़ा ये सोर्स था। ये 2004-5-6 के बाद ही छत्तीसगढ़ में नक्सल फैलने लगी। उससे पहले आंध्र प्रदेश में ही थी। ऑपरेशन ग्रे हाउंड उन्होंने धक्का मारा तो ये यहाँ आके यहाँ तैयार आपके जनसंख्या थी, जनसंख्या को उन्होंने पकड़ा और उनको जाके भ्रम फैलाना शुरू। कुल मिलाकर सर आपका ये फोकस है कि इन इलाकों में विकासात्मक कार्यों को और तेज गति से चलाया जाए और रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाए। आपने पूर्वोत्तर राज्यों का भी इस पे जो है वो एग्जाम्पल दिए, आप उन अनुभवों को यहाँ ले जाया जाए। जी बिल्कुल। अश्विनी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इस समस्या से निपटने के लिए आप कितना ज़रूरी मानते हैं कि जो हमारी रणनीति है फिलहाल वर्तमान में, उसके साथ साथ जो प्रभावित क्षेत्र हैं नक्सल से, वहाँ पर रोजगार सृजन को लेकर अब
तेजी से मुहिम चलाई जाए ताकि जो लोग हैं वो नक्सली समूहों में ना मिले, ना भ्रमित हो, क्योंकि इन इलाकों का डेवलपमेंट जो है बेहद ज़रूरी है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने दिशा में काम किया है और उसके जो सकारात्मक परिणाम है वो सामने आए हैं। बिल्कुल ठीक बोला। देखो, इस प्रॉब्लम को हम देखना पड़ेगा, ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी, और इसको हम मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ टैकल करना पड़ेगा। और याद रखो कि एक प्रकार से जैसे समुद्र होता है उसके अंदर मछलियां होती हैं, इसी प्रकार से ये जो नक्सल हैं ये मछली हैं और जो पानी है ये लोग हैं। अगर मछली को पानी से दूर कर दोगे तो वो मछली जिंदा नहीं रहेगी। तो ये है, इसलिए नक्सल को आपने लोगों से दूर करना है और उसका तरीका ये है कि लोगों की आप डेवलपमेंट करें, उस इलाके को आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उसमें आप एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाएं, आप स्कूल बनाएं, आप रोड बनाएं। ये बहुत जरूरी है। जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे आप एक नक्सल को मार सकते हो पर नक्सलिज्म को आप नहीं खत्म कर सकते। इस चीज को ध्यान रखना है और यही कहीं ना कहीं खामियां हम करते रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, और बाद में हमको समझ आया कि अगर आप हैंडल करना चाहते हैं एक्सट्रीमिज्म को और आप मिलिटेंसी को नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार से किया है कि वहां पर हमने कनेक्टिविटी की है, डेवलपमेंट की है, सड़कें बनाई हैं, एम्प्लॉयमेंट स्कीम की है और लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपकी पैरामिलिट्री में भी उनको एम्प्लॉयमेंट दी है। टेरिटोरियल आर्मी का मैं हेड था, उसमें हमने बहुत दी थी। तो ऐसा ही कुछ हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है इसमें कुछ लोगों के ग्रीवेंस जेन्युइन हैं, उनके पास कोई भी अभी जमीन नहीं रह गई, एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन नहीं है, सड़कें नहीं है, लोग जंगलों में चलते हैं, हेल्थ की जो सुरक्षा होती है वो नहीं है। तो अगर हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो इसका जो नक्सल का प्रभाव बहुत कम होगा। और उसके बाद हमने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी चलना है सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि आप जो अभी नक्सल हैं ये फंड आता है इनको फॉरेन से, और ये जो अर्बन नक्सल हैं इनको एनजीओ के थ्रू ये फंड लाते हैं। अब इनका एम है एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करना। तो ये वो जो बात जहां से स्टार्ट हुई थी आज वहां पर नहीं है, मगर भारत की सरकार एक पूरी स्ट्रेटेजी लेके आए, स्टेट के ऊपर ना छोड़े, ओवरऑल स्ट्रेटेजी। जैसे एक प्रोजेक्ट समाधान 2017 में एनडीए गवर्नमेंट ने निकाला था, उसके अंदर ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि किस प्रकार से आप इलाकों को डेवलपमेंट करें और यकीन करें कि ये इलाकों में नक्सल की प्रभाव कम हो। और जो आपकी स्ट्रेटेजी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसमें बदलाव आने की जरूरत है। आपको एक चलना पड़ेगा मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से, जिस प्रकार से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन का इस्तेमाल, हथियारों का इस्तेमाल, जो मॉडर्न हथियार हैं, और कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत पे जाना पड़ेगा। स्टेट के पास आप लॉ एंड ऑर्डर को समझ के ये प्रॉब्लम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये कम से कम 10 से 11 स्टेट की प्रॉब्लम है, ये देश की प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राज्य की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की है। और जिस तरीके से आपने भी बात की कि सामाजिक आर्थिक विकास और उसके साथ ही साथ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी किस तरीके से डेवलप किया जाए, इन्हांस किया जाए, कोऑर्डिनेशन जो है स्टेट और केंद्र के बीच में उसे कैसे बढ़ाया जाए। चूंकि वक्त कम है, एक आखिरी सवाल मणि सर मैं आपका रुख करना चाहूँगी। चूंकि आपने भी बताया और हमने भी देखा 2015 में ही सरकार एक बहुत बड़ी पॉलिसी के साथ आई थी इन जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, नक्सली हैं, उस समस्या को एड्रेस करने के लिए। पिछले कई सालों से सरकार लगातार कोशिश कर रही है, कई ऑपरेशन चलाए गए, हमने इसके सकारात्मक परिणाम भी देखे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी वो कौन सी लूप होल्स रह गए या वो कौन से हर्डल्स रह गए जिसकी वजह से जो लक्ष्य था वो फिलहाल नहीं मिल पाया, समस्या अभी भी बनी हुई है। देखिए, इसमें कुछ बाधाएं हैं। जैसे अब इन्होंने कहा अर्बन नक्सल्स, वो एक तरीके का पब्लिक ओपिनियन बना लेते हैं जो सरकार को प्रताड़ित करने में बहुत यूज़ किया जाता है जुडिशरी के थ्रू। आपको पता होगा इनका जो नीचे से तार जुड़ा हुआ है अर्बन नक्सल्स का, रोनो विल्सन हो जो षड्यंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी को हत्या करने के लिए बना रहे थे, उनका भी इनसे बिल्कुल तार जुड़ा हुआ है, नीचे से धड़ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इस संदर्भ में वो लोग, और दूसरा वो मीडिया में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और उनके लिए देखिए एनजीओ का फंड आता है, फॉरेन कोलैबोरेशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर।
ये आवश्यक है कि गृह मंत्री ने आने के बाद 2019 में कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, परंतु अभी भी चुनौती काफ़ी हद तक है। 2017-18 ये प्रतिबंध लगाने से पहले की बात बताता हूँ। कुछ तो इनके 400 करोड़ से ज़्यादा तो ऐसे NGOs को आते थे, और ये सिर्फ PIL, ये जो यात्रा निकालना, प्रोटेस्ट करना, धरना करना, आंदोलन करना, वो CAA हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, किसी भी आंदोलन में इन्हीं का पैसा लगता था, नंबर 1। दूसरा, उन जो डोनर कंट्रीज है उसमें से मुझे तो एक उदाहरण भी पता है, उस NGO का नाम नहीं लेना चाहता, वो पाकिस्तान से भी उन्होंने मंगवाया है, ये मेरे संज्ञान में है। तीसरी बात, ये जो लिटिगेशन लगाते हैं वो कभी एनवायरनमेंट के अंदर से, जैसे स्टेरलाइट को क्लोज किया, उसके बाद क्या करते हैं वो एनवायरनमेंट का इश्यू उठाते हैं, उसमें कुछ गोली वोलियाँ चलवा के उसके बाद उसको लॉ एंड ऑर्डर बना के फिर उसी कहते हैं इसी वजह से यंग लड़के को मार दिया। इसलिए जैसे वो जो वेमुला का केस हुआ था हैदराबाद में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में अच्छे सक्षम इंजीनियर्स को भी यहाँ पर रिक्रूट करके अंदर लिया जाता है। ये एक पूरा गैंग डिस्टरप्ट इंडिया बोलता हूँ मैं, इसको नाम दिया डिस्टरप्ट इंडिया, क्योंकि आज विकास, आर्थिक विकास में बहुत आगे बढ़ रहा है। इसको भी डिस्टरप्ट करने के लिए एक डिस्टरप्ट इंडिया गैंग, आप अर्बन नक्सल्स के या उससे बड़ा होते हुए ये फार्म प्रोटेस्ट वगैरह, तो डिस्टरप्ट इंडिया गैंग, ये सब का तार जुड़ा हुआ है। इसी वजह से एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जब आप अपना स्ट्रैटेजी बनाएं तो इनको भी काउंटर करने का उसमें लाना जरूरी है। वक्त की कमी है, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बहुत बेहद संक्षिप्त में। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा अमृता, देखो इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि ये जो टेररिस्ट की तरह जैसे फंड आता है, नक्सल के लिए बहुत बड़ा फंड आ रहा है बाहर से, उसके कहीं ना कहीं तारों को हमें काटना पड़ेगा। और ये जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं जमीन पे, जो इनको इंफॉर्मेशन देते हैं और जो कि इनके ऊपर लिटिगेशन से जाके कोर्ट में एक बार केस लड़ते हैं, इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ये मल्टी प्राइंग स्ट्रेटेजी के साथ हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि ये नक्सल की जो प्रॉब्लम है देश को खोखला कर सकती है और ये देश के दुश्मन है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट एक जगह है और नक्सल को एलिमिनेट करना दूसरी जगह है, ये दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है और जो हमारे नक्सल हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हम 23 जवानों की बलि बार बार नहीं चढ़ा सकते, हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमें अपनी नीति को चेंज करके चलना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिकली हमको चेंज करके एक नई नीति के साथ चलना पड़ेगा कि ये जो नक्सल के इलाके हैं इनको हम नक्सल से बिल्कुल साफ कर दें और एक कोऑर्डिनेटेड बैटल लड़नी पड़ेगी। स्टेट के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक प्रकार से हिस्सादारी बननी पड़ेगी, आपको फंड देने पड़ेंगे, आपको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, आपको इलाके की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, आपको यकीन करना पड़ेगा कि यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो बिल्कुल, ये सारी बातें समाहित करते हुए कुल मिला के जो रणनीति है वो किसी एक मोर्चे पर नहीं, बहु मोर्चों पर लड़नी होगी और उसके हिसाब से ही आगे चलना होगा। समस्या सिर्फ किसी एक राज्य की नहीं है, पूरे देश की। और चूंकि हम जान रहे हैं अब फंडिंग जो है विदेशों से हो रही है, ISI से इसके तार जुड़ रहे हैं, आतंकवाद के साथ मिलकर ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। लेकिन सरकार को, जैसे कि चर्चा में भी निकलकर सामने आया है, राज्य और केंद्र दोनों को समन्वित और सामंजस्य के साथ प्रयासों से इस समस्या को लेकर निपटना है और इसको लेकर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसे और तेज किए जाने की जरूरत समय की मांग है। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अनुच्छेद 106 वेतन और सदस्यों के भत्ते के बारे में है। संसद के किसी भी सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, और जब तक कि उस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक सदस्य ऐसी दरों और शर्तों पर वेतन और भत्तों के हकदार होंगे जो संविधान सभा के सदस्यों के मामले में लागू थीं।